नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनविक क्लासेज में। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 10। इसमें टोटल 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को हम डिटेल सोल्यूशन करके देखेंगे। आप इसे पूरा जरूर देखें, एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने। विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। जुलाई 2023 में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और अक्टूबर 2023 में रौनक साधवानी शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। और जेब गुकेश ने अगस्त 2023 में फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर माधवन को नियुक्त किया गया है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंटरनेशनल जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन है बनाया गया था? तो शेखर कपूर को बनाया गया था। और हाल ही में चर्चा में रहे प्रसून जोशी वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। और सितंबर 2023 में अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष नामित किया गया था। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आंसर हो जाएगा डी, रियाद में किया गया संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन। मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किया गया। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीता है। संतोष ट्रॉफी एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता है। इनमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, ईरान। ईरान देश सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गया था। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। और प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1985 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर जिले में हुई। और कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ये कब ले लिया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनानाथ बंदरगाह रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। क्या नाम बदल कर रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह को। भारत के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला एक ज्वरीय और प्राकृतिक पत्तन है। एन्नौर बंदरगाह देश के प्रथम निगमित बंदरगाह है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। नौसेना विमानन संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीटों का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय रूपल चौधरी बनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या सही है। आइए देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, बिल्कुल सही है। इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली है। जॉर्ज स्टैनली है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। यह विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1929 ईस्वी से हुई है। ऑस्कर ट्रॉफी जो है 13.5 इंच जो है
वो लंबी है और इसका वजन जो रहता है वो 8.5 पाउंड होता है। ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म था वो था मदर इंडिया। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? जेलों को नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। 10 कुमार चरित किसने रची थी? 10 कुमार चरित किसने रची थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दांडी ने 10 कुमार को रचित की है। दांडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। दांडी के द्वारा काव्यादर्श की रचना भी की गई थी। अगला है उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला बैडमिंटन में। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। बैडमिंटन से संबंधित कप है अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, सोफिया कप, थॉमस कप, यूनिक्स कप आदि। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सालोआना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? सालोआना बल्लू, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रत भट्टाचार्य की यह आत्मकथा है। भारतीय फुटबॉलर सुब्रत भट्टाचार्य को बबलू दा के नाम से भी जाना जाता था। सुब्रत भट्टाचार्य मोहन बगान फुटबॉल क्लब से खेलते थे। बाईचिंग भूटिया, सुनील छेत्री और सुब्रत पाल कुछ प्रमुख भारतीय फुटबॉलर हैं। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पहले लिथियम सेल उत्पादन का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुपति में हुआ है जो आंध्र प्रदेश में। लिथियम सेल का प्रयोग शुष्क सेल में होता है। अब आइए मैथ का प्रश्न है। 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी हमारे पास 90% है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 540 दिया हुआ है। अब निकालना कितना है? 102%। तो 540 बटा 90 गुना 110% निकाला है तो कितना? 110। आंसर हो जाएगा, काट पीट करेंगे तो 660 ए हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 का अंतर है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो धनराशि क्या होगा? तो 10% की दर से 2 वर्ष में एसआई क्या हो रहा है? एसआई जो हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो 10% की दर से 2 वर्ष में सीआई क्या हो जाएगा? सीआई तो 10 + 10 गुना 10, यहाँ सॉरी गुना नहीं, यहाँ प्लस होगा, 10 गुना 10 बटा 100 हमारे पास हो जाएगा कितना? 21% हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 21% माइनस कितना? 20%, 2 साल का 20% बराबर कितना का अंतर है? 50 रुपया का अंतर है। एक का अंतर बराबर हो गया 50 का, तो 100% का हो जाएगा 5000। यानी हमारे पास जो धनराशि आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5000। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? तो आइए देखते हैं किस तरह कि अगर मान लिया कि ए में देखते हैं 2 और 3 है तो 85, 2 + 3 = 17, क्योंकि अगर 2 + 3, एक को अगर हम 2x मानेंगे और एक को 3x मानेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। 5x को डिवाइड करेंगे कितना? 5x = 85 तो x = 17 आ जा रहा है। यानी ये पूर्ण वर्ग हो रहा है, पूर्ण विभाज्य हो रहा है, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण विभाज्य हो रहा है। तो हमारा ये तो ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए बी वाला चेक करते हैं। 12 + 13 कितना होता है? 25। तो 85 बटा 25 अगर करेंगे तो ये 17 बटा 5 है। ये पूर्ण विभाज्य नहीं हो रहा है, पूर्ण विभाज्य जो है ये नहीं हो रहा है। तीसरा चेक करते हैं। 85 बटा 8 दूनी 16, 1 17, ये 5 आ रहा है। डी का अगर ये सेट चेक किया, डी को अगर हम चेक करते हैं उसी तरह तो 85 बटा 12 5 17, ये हो जा रहा है 5 बटा, यानी इसमें भी 17 इसमें भी 17 तो 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए, सी और डी जो है
वो तीनों का अनुपातों को अगर हम विभाजित करते हैं तो पूर्ण विभाज्य हो रहा है, यानी ये अनुपात तो हो सकता है, लेकिन बी पूर्ण विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि ये अनुपात नहीं हो सकता है। यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है तो संख्या क्या होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग x प्लस जो है वो y बराबर 17 है और उनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 145 है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसे कितना तोड़ना है, a स्क्वायर प्लस उनके वर्गों का योग कह रहा है कितना है 145 है। तब इसको तोड़ना होगा किस इक्वेशन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के तोड़िएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन उससे पहले आप आसानी से ऑप्शन से हल कर सकते हैं। अगर मान लिया कि कोई ऑप्शन कर लेते हैं बी, अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं 8 और 9, तो 8 और 9 का जोड़ के कितना हो रहा है 17 हो रहा है, और ये 88 64 और 9 81, 64 और 81 को जोड़ेंगे तो ये 145 भी आ रहा है। तो उससे जल्दी आप हल कर सकते हैं ऑप्शन से, तो आप इस पहले ऑप्शन से भी ट्राई करके देखिएगा, जो लगे कि ये लंबा कैलकुलेशन जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाता है। 2 गुनी होने में लगा समय 5 वर्ष, 2 के पावर n गुनी होने में कितना लगेगा 5 गुना n वर्ष, तो 2 के स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 गुनी होने में लगेगा समय कितना 5 गुना 2 बराबर 10 वर्ष। डायरेक्ट इससे हल कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, आंसर हो जाएगा 10 वर्ष बी। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत कितना है ये देखते हैं। तो कह रहा है कि माना कि पूर्णांक कितने हैं 100% का है, अब उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, तो 30% और प्लस 25 नंबर, क्योंकि उतना में तो फेल हो गया, और ये बराबर है कितना, पहले 38% एक बार लाता है तो कितना ज़्यादा लाता है 15 ज़्यादा लाता है, तो 15 घटा देंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है जिसे सोल्व करना है। जब इसे इधर उधर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100% नहीं 8%, 38 माइनस 30 किया 8% बराबर हो जाएगा 25 प्लस 15 के यहाँ हो जाएगा 40, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 500। अब उत्तीर्ण अंक बराबर क्या हो गया 500 का 30% प्लस कितना था 25 था, यानी टोटल अंक तो हमें 50 हो गया, लेकिन उत्तीर्ण होने के 500 गुना 30/100, क्योंकि 30% लाना है, अब प्लस ये 25 नंबर भी लाना है, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस 25 बराबर 175 हो जाएगा। और उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो जाएगा 175 तो नंबर है, 175/500 गुना 100 कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वे उत्तीर्णांक होने का परसेंटेज आ जाएगा, यानी 35%। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए, इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए ये देखना है। तो आप चलिए इस तरह भी बना सकते हैं कि एक परीक्षा में कितने हुए, कम से कम एक विषय में फेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो होगा 35 प्लस 42 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 47%। और कम से कम एक विषय में पास कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 47 बराबर कितना हो जाएगा 53%। अब सिर्फ पहला विषय में पास कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 35 65% हो जाएगा, और सिर्फ दूसरे विषय में पास तो ये हो जाएगा 100 माइनस 42, आंसर हो जाएगा 58%। अब सिर्फ एक विषय में पास का परसेंटेज जो होगा वो होगा 65 माइनस 53 प्लस 58 माइनस 53, इसे कर दीजिएगा तो हमारे पास इस सोल्व करने पर कितना आएगा 17%। अब सिर्फ एक विषय में पास छात्रों की संख्या अगर निकालेंगे तो 17/100 गुना कितना में 2500 में, तो आंसर आ जाएगा 425। यही हमारा आंसर आ जाएगा 425। लेकिन एक और
मेथड है, इस मेथड से भी बना सकते हैं। इस तरह के अगर आप दो लाइन मतलब सर्किल ड्रा करके कह रहा है कि 35% छात्र एक विषय में पास हो रहा है, कितना हो रहा है 35%, और दूसरे विषय में पास हो रहा है 42% विषय, इनमें से 30 दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, और ये बीच वाला आप रख लीजिए 30% फेल होने वाला। पास कितना, इसमें 5% आ जाएगा और इसमें 12% आ जाएगा। तो कुल फेल कितना हो गया, कुल फेल कितना हो गया, तो हो जाएगा 5 + 30 + 12 यानी 47% हो जाएगा। कितना कुल हो जाएगा, 5 + 30 + 12 यानी 47 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। और उसके बाद केवल एक विषय में फेल, अर्थात केवल एक विषय में क्या होगा 5 + 12, क्योंकि यही दोनों सिर्फ फेल हुआ है एक विषय में। 5 + 12 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा। अब इसी को निकाल लेना है, 17 कितना में 2500 में, तो आ जाएगा हमारे पास 425, आंसर ए हो जाएगा। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो सबसे पहले 2, 4, 8, 10 को एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2, 4, 8, 10 को एलसीएम निकाल लीजिएगा। कितना हो जाएगा ये एलसीएम, तो ये 40 हो जाएगा। और 3, 9, 15, 21 का एचसीएफ निकाल लेना है। 3, 9, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी 40/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंश का एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ निकलेगा, अगर प्रश्न में एलसीएम ढूंढ रहा है तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या के 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब 10 से अधिक आयु वर्ग के छात्रों की संख्या अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 24 = 8 हो जाएगा। और 10 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 में से 20 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि कुल छात्र गुना 80/100 = 8 + 24 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि कुल छात्र गुना 80/100 = 8 + 24 हो जाएगा। तो कुल छात्र यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना, 32 × 100/80 = 40। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 गुना किया जाता है और हर को 2 गुना किया जाए तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तो दी गई भिन्न क्या है। अब माना कि अंश जो है x है तो हर कितना होगा, हर हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। भिन्न बराबर क्या होगा, x/x + 2। प्रश्न में कह क्या रहा है कि अगर किसी भिन्न को हर उसका अंश कितना है, अंश को 3 गुना किया जा रहा है, अंश को 3 गुना किया जा रहा है, यानी x × 3 किया जा रहा है, और हर को 2 गुना किया जाता है। हर कितना था x + 2, इसको क्या किया जा रहा है 2 गुना किया जा रहा है, और वो बराबर कितना है, तो वो भिन्न आ जा रहा है 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 2x + 4, 4x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी अभिष्ट भिन्न जो हमारे पास आया वो क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न जो हमारे पास आया तो एक तो हो जाएगा x के जगह पर, फिर नीचे x + 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो वो आ जाएगा डी। सुखदेव और बलदेव के दादा ने 150 की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपया दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या हो जाएगा। दोनों ने अपने अपने हिस्से से 100 का दान किया। माना कि सुखदेव बलदेव की राशि कितनी थी, तो 20x थी और 23x थी। अब कह रहा है कि टोटल कितना 43x बराबर 2150 रुपया था, तो x बराबर आ जा रहा है 50। सुखदेव के पास राशि कितना थे, सुखदेव के पास था 50 गुना 20 बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। और बलदेव के पास कितना राशि था, तो वो था 50 गुना 23 बराबर हो जाएगा कितना 1150। तो अगला जो अनुपात है 100 को डिवाइड करने पर है ना, 100 मतलब दान करने पर, तो 1000 में 100 घटा देंगे और इसमें 1150 में से 100 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 900/1050 बराबर कितना आ जाएगा 6/7। जब इसे काट पीट करेंगे तो 6/7, यही नया हमारा जो है वो अनुपात हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। चलिए छोटी से छोटी संख्या पूर्णांक ज्ञात है जिसका अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात इतना होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 - x/6 - x बराबर जो है वो बड़ा हो जा रहा है कितना, 17/22 से, यही प्रश्न में है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 110 - 22x बड़ा हो जाएगा 102 - 17x से, तो 8 बड़ा हो जाएगा 5x से, तो x बड़ा हो जाएगा 8/5 से, x बड़ा हो जाएगा कितने से, 1.6 से, यानी x बराबर 2 जो सबसे छोटी संख्या के करीब है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वह है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होता है। संख्या ज्ञात कीजिए क्या हो सकता है। तो माना 2 अंक वाली संख्या का इकाई स्थान पे क्या है, x है, और दहाई स्थान पे क्या हो जाएगा, दहाई स्थान पे हो जाएगा 12 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हमें कह रहा है योग 12 हो जा रहा है। तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 12 - x प्लस x प्लस 1, यानी हमारे पास आ जाएगा 120 - 10x प्लस x बराबर 120 - 9x। ये इस तरह हुआ कि x y अगर संख्या रहता है तो हमें क्या करते हैं, 10x प्लस y लिखते हैं, उसी फॉर्म में ये लिखा गया है। तो चलिए नई संख्या को किस तरह लिख सकते हैं, तो नई संख्या को लिख सकते हैं 10 गुना x प्लस 12 - x गुना 1, क्योंकि यहाँ पर ये है जो इकाई स्थान पे है और x जो है वो दहाई स्थान पे चला गया। जब इससे आगे सोल्व करिएगा तो ये आएगा 9x प्लस 12 आ जाएगा। हमारे पास 2 संख्या आ गया है जो x में। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कि जो नई संख्या को है उसे 7 से गुना करना है प्लस मूल संख्या को 4 से गुना करना है। तो आइए इसे आगे और सोल्व करते हैं। तो नई संख्या को 7 से, तो नई संख्या जो हमारे पास हो आ रहा है 9x प्लस 12, उसको क्या है 7 से हमें गुना करना है, और ये बराबर किसके है, तो पुरानी संख्या कितना था 120 - 9x गुना 4 है। बस इसी को सोल्व करेंगे तो x का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो मूल संख्या बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 - 9x बराबर 120 - 9 गुना 4 बराबर करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ये 84 हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो अभिष्ट संतरों की संख्या बराबर सीधी सीधी निकाल दीजिए, 16 गुना 100 - 20 बटा 100 प्लस 60, सोल्व कीजिएगा 8 संतरे यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 8 संतरे आ जाएंगे। किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। माना कि जो संख्या है वो क्या है, x है। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x। अब x - 3 बराबर 28 गुना 1/x, ऐसा ये प्रश्न में कहा गया है। इसे सोल्व कीजिएगा तो x² - 3x - 28 बराबर 0 हो गया। x² - 7x प्लस 4x - 28 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x - 7 प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो x - 7 हो जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू आ जाएगा 7 और 1 -4। -4 वाला तो होगा नहीं, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा D 7। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। बाबा रामचंद्र ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा B अवध। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है।
अवध किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खालिस्तान साम्राज्य के शासक थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए गौड़। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गौड़ साम्राज्य के शासक थे। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघा जतिन ने। भारतीय क्रांतिकारी बाघा जतिन जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। बाघा जतिन युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में था। वो भी था यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध था। तुजुके बाबरी में भारत की सच्चाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला खालिस्तान पर्व है। चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला खालिस्तान पर्व है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध पर्व है। क्या है? बौद्ध पर्व है। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव नवंबर महीने में आयोजित होता है। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष देखने आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? कौन सा एक लोकप्रिय त्यौहार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धन्नु यात्रा। धन्नु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। धन्नु यात्रा महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। धन्नु यात्रा भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। बिल्कुल सही है। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% के को बरकरार रखा था। ये भी सही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, केवल 1 और बी सही है, ये नहीं है। सी हमारे पास आंसर सही नहीं है। त्योंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्योंगमो झील। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में स्थित है। तसोंगबो झील, सॉरी त्योंगबो नहीं, तसोंगबो झील किस भारतीय राज्य में? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। तसोंगबो झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण झील है तसोंगमो झील, मेंचेनो झील, कार्तिक झील, खेचोपल्लरी झील, समिति झील, हरी झील, गुरु डोंगमाट झील। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1955 ईस्वी में किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। अब बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो हुआ था 1806 में, बैंक ऑफ बम्बे की स्थापना हुआ था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था 1843 ईस्वी में। और इन तीनों प्रेसिडेंटिव बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। लेकिन 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम SBI कर दिया गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं खालिस्तान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। आंसर हो जाएगा बी, USSR तथा USSR। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ किया गया था। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया? तो नीति आयोग आ गया। आज़ाद हिंद फौज INA का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में गठन हुआ था। रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने INA की प्रथम डिवीज़न की स्थापना की और 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। इन्हें 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया और 18 अगस्त 1945 को नेताजी विमान दुर्घटना में घायल हो गए, ऐसा वर्णन है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तथा कथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर राज्य को मिला लिया था। कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल जो था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक चला था। इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर के साथ कुर्ग एवं कछार के रियासतों जो 1830 में का विलय किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी बंगाल का बनाया। सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज के प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर आता है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 500 की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो माना कि जो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमारे पास वो कितना है, वो है x। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 5 माइनस 5 बटा 100 बराबर कितना, 50। ये प्रश्न में कह रहा है। तो 10x बराबर हो जाएगा 50 गुना 100, तो x बराबर हो जाएगा 500। तब प्रारंभिक जो होगा विक्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा, 500 गुना 100 प्लस 5 बटा 100 बराबर आंसर हो जाएगा 525। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं पुरुष और ये 12 दिनों में महिलाएं कर रहे हैं। अगर कुल काम की बात करें तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अगर पुरुष की दक्षता की बात करें तो कितना दक्षता है, 3 है, और महिलाओं की दक्षता है जो 2 है। अब 2 पुरुष और 3 महिलाओं की दक्षता अगर हम निकालते हैं तो 2 गुना 3 हो जाएगा पुरुषों का, प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 3 महिलाओं का, यानी टोटल जो हमारे पास है 12 दक्षता आ गया 2 पुरुष और 3 महिलाओं को, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए हैं। अब कह रहा है कि समय अब कितना लगेगा अगर मिल के काम करेंगे, तो समय लगेगा टोटल 24 दक्षता है, काम है मतलब 24 काम है, और दक्षता कितना है 12 है, हमारा हो जाएगा 2 दिन। आंसर कितना हो जाएगा, 2 दिन। सही आंसर हो जाएगा सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अगर हम 720 को गुणनखंड करेंगे तो एक क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आएगा। हमारे पास इतना आ गया 720 के गुना करने पर। लेकिन एक पूर्ण वर्ग गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग कितना होगा, तो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो ये है और ये भी जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसे 5 से अगर हम गुना करते हैं तो ये भी हमारे पास जोड़ा बन जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा सी। 35 स्कूली छात्रों के एक समूह आयु का माध्य जो है वो 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए तो छात्रों और शिक्षक आयु का माध्य क्या होगा। 35 छात्रों की आयु का माध्य कितना है, तो 16 है। तो 35 छात्रों प्लस एक शिक्षक की आयु कितना हो जाएगी, तो 16 प्लस 52 माइनस क्या है 16 बटा 36, इसे कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 36 बटा 36 बराबर आ जाएगा 17 वर्ष। कितना आ जाएगा 17। सेकेंड मेथड से भी इसे बना सकते हैं, अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो सेकेंड मेथड है
कि शिक्षक तथा छात्रों के आयु का माध्य क्या है। तो पहले क्या था, 35 जो था वो छात्र था और कितना माध्य था, 16 था। तो टोटल उम्र निकाल लेंगे इससे, और प्लस एक 52 साल के जो हैं शिक्षक उसमें ऐड हो गए। अब बटा, अब पहले 35 लोग थे, अब कितने हो गए, एक और जुट गया, 36 लोग टीचर। बस इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 560 प्लस 52 बटा 36 बराबर, इसे सोल्व कीजिएगा तो 17 वर्ष आ जाएंगे। कितना, 17 वर्ष आ जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 4 गुना 5 भागा 2 घटाव 8 गुना 7 प्लस 9 घटाव 3 प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। इसे मान ज्ञात करना है, इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, वो होगा डी -42। 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है। यदि चौथी संख्या का निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो हमें चौथी संख्या का, तो चौथी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो शुरुआत के 4 गुना 63.5 है, प्लस लास्ट के है 7 गुना कितना, 72, कितना है 72। अब माइनस में से कर देंगे 10 गुना 68.5। अगर ये हमें निकल जाएगा तो चौथी संख्या हमारे पास निकल जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो 758 माइनस 685 बराबर हो जाएगा 73। ये कैसे हुआ, तो कह रहा है कि शुरुआत के जो है 4 है उसकी औसत 63.5 है और आखिरी के 7 के 72 है, लेकिन 10 के कितना है, तो वो इतना है। तो बस इतना कर देंगे तो हमारे पास जो है वो चौथी संख्या निकल गया, कितना, 73। अब चौथी संख्या को छोड़कर 9 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो सीधी सी है 10 गुना 68 जो है 0.5 वो 10 का है, उसमें से 73 चौथी वाला निकल गया, तब बच गया 9, भागा उसे 9 से दे देंगे तो आ जाएगा 612/9। आंसर हो जाएगा हमारे पास 68, सी हो जाएगा। जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। अब आइए देखते हैं, मूलधन जो हमारे पास है वो क्या है, 10,000 है, 2 वर्ष में कितना हो जाए, 12,544 हो रहा है, 12,544 हो रहा है। यदि उसने वह राशि साधारण ब्याज पे लेता तब क्या होता है, ये प्रश्न पर। तो जब इससे हम क्या करते हैं, 2500 से काट पीट करेंगे तो ये 2500 आएगा, जब इसे रूट करेंगे और इसे रूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50 और 56। तो दर बराबर अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का है। तो 6/50 गुना 100 बराबर 12%। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर होगा 10,000 गुना 12 गुना 2/100 बराबर आ जा रहा है 2400 आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा था कितना, तो 12,544 में 1,000 अगर करते हैं तो कितना, 10,000 करें 2544 आ रहा था और साधारण ब्याज 2400 आ रहा है। तो इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 144 रुपया का आ रहा है। आंसर हो जाएगा बी। 300 और 1,000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। 300 और 1,000, 300 और 1,000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाले की संख्या कितना है, तो 1,000 माइनस 1/7 माइनस 300/7 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 142 माइनस 42, पूर्णांक माना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 100। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 100। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लसा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2520। कितना आ जाएगा, 2520। तो वही हमारे पास जो है सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य होगा सभी से। अनुपातों के 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो कैसे, 5/3, 7/5 और 6/4 दिया हो उसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो 5/3 का मान जो होगा, 5/3 का वो बराबर कितना हो जाएगा, 1.66। 6/4 का कितना हो जा रहा है, 1.5 और 7/5 का जो हो रहा है वो 1.4 हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
कौन ज़्यादा, तो 3 बड़ा हो जाएगा, 6/4 बड़ा हो जाएगा, 7/5 से आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। डेसिबल ध्वनि एम्पियर, सही आंसर होगा सी, विद्युत धारा। जिस प्रकार ध्वनि को एसआई यूनिट डेसिबल होता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर्स होता है। अगला देखते हैं, क्रिकेट 11, वॉलीबॉल, सही आंसर हो जाएगा डी, 6। इस प्रकार क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक उसी प्रकार वॉलीबॉल के एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। दिए गए युग्म संख्याओं के मध्य क्या संबंध है, ये देखना है। 115 और 163, अगर हम 115 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 121, और 121 किसका, 11 का स्क्वायर होगा। उसी तरह 163 में भी 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, जो 13 के स्क्वायर है, और 11 13 के, ये सब स्क्वायर है, और दोनों का डिफरेंस जो क्या है वो है 2 है। चलिए उसी विकल्प में अगर हम डी को करते हैं, 43 में +6 करते हैं हो जाएगा 49, 75 में 6 करते हैं 81, एक 7 के स्क्वायर हो जाएगा, एक 9 के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस भी 2 है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा टी। चलिए पहला दूसरा अक्षरों से किस तरह संबंध है फिर से देखना है। एफ का जो हमारे पास विपरीत होता है वो यू होता है, और एच का विपरीत, अब माइनस अगर 2 करते हैं तो हमारे पास क्यू आ रहा है। के विपरीत और -2 करेंगे तो हमारे पास जो आ जा रहा है एन आ रहा है, और ओ के विपरीत सिर्फ करेंगे तो एल है। यानी आखिरी के 2 में सिर्फ विपरीत करना है और बीच वाला में -2 करके, यानी विपरीत करके -2 करना है। उसी प्रकार अगर हम मोर को लिखते हैं, एम के विपरीत जो हमारे पास आ जाएगा वो एन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ओ के विपरीत में से 2 घटाएंगे तो वो जे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डी। 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, तो आइए देखते हैं कि आगे की सीमा की स्थिति क्या है। इस तरह के अगर स्टेटमेंट है तो कह रहा है कि मनीष पीछे से 7वें स्थान पे है। मनीष जो है इधर से है, यहाँ पर 7वें स्थान पे है। कितने पे है, 7वें स्थान पे है। और कह रहा है कि रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। रिंकू जो यहाँ पर है वो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि इधर भी सीमा है, और सीमा रिंकू के बीच 3 व्यक्ति का अंतर है। कितने व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का अंतर है। तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, एक ये खुद है, तो 7 3 10 11 12 13 14, यानी ये जो है वो कितने स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे है। आगे से सीमा की स्थिति क्या है, टोटल व्यक्ति तो 19 है, 15वां स्थान पे ये है, तो ये हो जाएगा इधर 4 स्थान पे, तो क्योंकि 15 4 19 हो गया, तो इधर से कितने स्थान पे, ये 5वें स्थान पे आ जाएगी ए। निम्न में से किस देश के संविधान में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापना प्रक्रिया को अपनाया गया है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, और ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून के उल्लंघन आदि में लागू किया जा सकता है। इसका नियोजित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सके। मार्शल लॉ को भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, अहमदनगर की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद बीबी ने। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी 1599 में अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में मारी गई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका के गृह युद्ध को श्रीलंका के द्वीपीय देश में जुलाई 1983 से मई 2009 का तक युद्ध हुआ था। श्रीलंका सरकार तथा सिहली और तमिल नागरिकों के बीच संघर्ष को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE कहा जाता था। LTT द्वीप के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहता था। श्रीलंका को यूरोपीय व्यापारी पूरब की मोती तथा स्वर्ग वाटिका की भौगोलिक उपमा देते हैं। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन से संबंधित है।
प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1839 से 42 ईस्वी में चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। 29 अगस्त 1842 को चीन और ब्रिटेन के मध्य नॉनकिंग संधि हुई और प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ। 1850 से 64 के मध्य चीन के दक्षिणी भाग में ताइपिंग विद्रोह हुआ और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में ही वर्ष 1949 में चीन ने जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना की। पेसो किस देश की मुद्रा है? सही आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना की। पेसो अर्जेंटीना देश की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। ब्राजीलियाई रियल ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील को कहवे का घर या पात्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्रा है वो रैंड है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना गुरुमुखी लिपि में की गई है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत राज में चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया है। इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया है। पंचायती चुनाव के प्रत्याशियों के लिए क्या योग्यता निर्धारण किया है? तो जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। सरपंच एवं अन्य पद के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय भी होनी चाहिए। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? संबल योजना, और इसका आंसर हो जाएगा ए, दिव्यांगजन से। बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांगन जन से संबंधित है। संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग व विशेष उपकरण, शिक्षा, स्वरोजगार, ऋण प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत बिहार वासियों को 20,000 रुपया अनुदान भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। बिल्कुल सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। ये भी सही है। यानी न तो एक और न तो दो, दोनों गलत स्टेटमेंट नहीं है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। ग्राम सभा एक गाँव के सभी लोगों को आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु से प्राप्त कर ली है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं जिसका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितना थी? तो 1969 ईस्वी से 74 ईस्वी तक। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, भाग 9 में। भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के संबंधी अनुच्छेद 243 का से लेके 243 जो है वो न तक शामिल है। भारतीय संविधान में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण सेकेंड की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? त्रिसंधि का आंसर हो जाएगा ए, दीफू। दीफू पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। दीफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत मार्ग पे है और जलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। तूजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान अक्षर समूह को चयन करना है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से जो है हमारे पास असमान है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अन्य अक्षर समूह स्वर की संख्या 2 और व्यंजन की संख्या 2 है। सभी में 2 स्वर 2 व्यंजन, 2 स्वर 2 व्यंजन है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा ए।
इसमें फिर से एक असमान संख्या को उनको चयन करना है। तो 16 7 को लिख सकते हैं 1 + 6 = 7। 14 को लिख सकते हैं 1 + 4 5। 5 6 के 5 + 6 क्या होगा 11। 1 + 1 = 2। और 2 8 को 2 + 8 10। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है डी। ये नहीं हो रहा है, आंसर होगा डी। 3 किसी न किसी तरह समान है, एक का समान है। असमान शब्द कौन सा है? तो लोहा तांबा पीतल चांदी। आंसर हो जाएगा सी पीतल। लोहा तांबा चांदी ये सभी धातु है, जबकि पीतल जो है वो क्या है? तो वो मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा सी। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। आइए चयन करते हैं। 2 + 6 + 5 + 8 + 4 बराबर हो जा रहा है 25। इसे भी जोड़ रहे हैं। 7 दूनी 14 और 9 कितना हो जा रहा है? तो 14 और 9 14 और 7 कितना हो? 21 हो जा रहा है। 8 5 13 14 15 15 5 20 4 24, ये भी 24 आ रहा है। लेकिन अगर ए को हम जोड़ते हैं तो 6 3 9 2 11 12, 12 4 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 आ रहा है जो 18 के बराबर नहीं है। आंसर हमारे पास होगा ए। चलिए समुच्चय की संख्याओं के बीच क्या संबंध है ये देखना है। अगर हम 14 के स्क्वायर करते हैं प्लस 18/2 के स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 196 + 81 = 277। ठीक उसी प्रकार अगर विकल्प हम सी को देखते हैं तो 20 के स्क्वायर प्लस 22/2 के स्क्वायर करते हैं तो आ जा रहा है कितना? 521। यानी पहला डिजिट को स्क्वायर करना, इसको बटा 2 करके हाफ करके स्क्वायर करना, तब हमारा तीसरा मिल जाता है। यानी तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या भागा 2 के स्क्वायर। असमान अक्षर समूह का चयन करना है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा असमान अक्षर होता है। सी से एक्स गया, सी से एक्स यानी ये विपरीत है। क्या है? ये विपरीत अक्षर है। और सी से +2 करेंगे तो ई आता है। ठीक इसी तरह बी से बाई गया, विपरीत अक्षर है। और हमारे पास बी से डी गया +2 है। यू से डब्ल्यू गया +2 है। और यू से एफ डब्ल्यू गया +2। यू से जब हम एफ करते हैं तो ये विपरीत हो जा रहा है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन बी में क्या है कि के से पी जाएगा तो ये तो विपरीत हो रहा है, लेकिन के से टी जाने के लिए +9 कर रहा है। यानी हमारे पास +2 वाला नहीं आंसर मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा पी। 82 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूट भाषा में प्ले कार्ड को इस तरह लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मोनेस्टर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो पी से टी गया है +4 किया गया है। एल से पी गया है +4 किया गया है। यानी सभी में हमें +4 का सीरीज आया, +4 का सीरीज आया। उसी तरह मोनेस्टर को करेंगे तो m +4 जो होगा वो q हो जाएगा। o +4 करेंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। डेंट को 51, लोड को 40 लिखते हैं तो कॉस्ट को क्या लिखेंगे? तो डी का होता है 4, ई का होता है 5, एन का होता है 14, टी का होता है 20। सभी को जोड़ के +8 जोड़ते हैं तो 51 हमारे पास आ जा रहा है। लोड को भी जोड़ेंगे कितना? 12 + 15 + 1 + 4 और सभी को जोड़ने के बाद +8 करेंगे तो हो जाएगा 40। तो उसी तरह अगर हम कॉस्ट को करते हैं सी के 3, ओ के 15, एस के 19, टी के 20, उसमें 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 57 + 8 = 65। आंसर हो जाएगा बी। किसी कूट भाषा में 265 को PNH, 187 को इतना, 248 को NUB लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा डी यू। अगला प्रश्न है। किसी कूट भाषा में टॉर्च को इस तरह, बेस्ट को इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मार्च को क्या? यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 6 है, थोड़ा इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। टी है, ओ है, आर है, सी है, एच है। यहाँ यू है, एन है, पी है और क्या है? एस है, डी है, आई है। अब टी को +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ओ से -1 कर रहे हैं, आइए +1 कर रहे हैं तो हो जा रहा है। आर को +1 कर रहे हैं, सी को +1 कर रहे हैं, एच को +1 कर रहे हैं। उसी तरह हम बेस्ट को देखेंगे तो बेस्ट में हमारे पास बीच वाला को एक माइनस है, एक प्लस में कर रहा है और सभी को +1 कर रहा है, +1 कर रहा है, एस को भी +1 कर रहा है।
उसी तरह अगर हम मार्क्स को देखेंगे, मार्क्स को, तो ये सब तो +1 होगा, लेकिन ए जो हमारे पास आएगा वो 2 अक्षर आएगा, -1 और एक +1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सीरीज है। पहला कॉलम में देख रहे हैं कि 6 × 4, 6 × 4 -2 करते हैं तो आंसर हो जा रहा है 22। 7 × 3 करेंगे 21 हो जाएगी, -3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 × x करेंगे, 5x - 4 = 31 हो जाएगा। 5x बराबर अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 घटाएगा 4 बराबर 31, तो 31 + 4 35, x बराबर आ जाएगा 7, आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, 7 से अगर 11 गया है तो +4 किया गया है, यानी 2 के स्क्वायर किया गया। 11 से 20 है तो +9 किया गया है, यानी 3 के स्क्वायर किया गया। 20 से क्या हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, 4 के स्क्वायर यानी 16, तो 20 + 16 जो होगा यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 36A। पशु चीता बैनर, पशु चीता बैनर, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कि अगर इससे हम चीता रखते हैं, इसे सी को चीता रखते हैं, इसे पशु रखते हैं, पशु में ही चीता आएगा। बैनर तो अलग सा है, किसी चीज़ का बैनर है तो इससे संबंध है, सी हो जाएगा। पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है, टी यू से लंबा है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू > एस > पी > टी > यू और > आर बन जा रहा है, इस तरह के सीरीज। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। 44वें संविधान जो 1978 में हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है, आंसर हो जाएगा डी 300A। 44वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को प्रभावित किया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानून अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पे बनाया गया था स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध परियोजना। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था, कितने, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था, यह वह तिथि है जिसे अब तक हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 194 देश हैं, और 2 संबद्ध देश जो है WHO का सदस्य है। कौमेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमालय की ये पर्वतीय चोटियाँ हैं। हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिमी सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है। हिमालय के 3 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय जिसे पूर्वांचल कहते हैं। मुख्य हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया, दिद्दा, सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कश्मीर। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के कश्मीर भाग पर राज किया था। 980 में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। किस वंश की थी, उत्पल वंश के, जिसके संस्थापक थे अवंती बर्मन। लोहार वंश के संस्थापक पूछा जाता है संग्राम राज है, और कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। N+O2 NO के लिए क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, Kc = Kf। इस समीकरण को उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, अभिकारक से प्रतिफल एवं प्रतिफल से अभिकारक का निर्माण, उसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस ए, आंसर हो जाएगा ए,
विषाणु के कारण होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टाइफाइड, बुखार, हैजा, टिटनेस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया। वायरस से है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकनपॉक्स आदि। और फंजाई से रिंग वर्म, एथलीट फूड आदि। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार, निर्दालु व्याधि आदि। प्लांक नियतांक का मूल सेकेंड क्या है? जूल सेकेंड क्या है? प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या है? आंसर हो जाएगा सी 6.626 गुना 10 के पावर 34 जूल सेकेंड होगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? ब्लैक लेड कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड या काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का बेरबदार अपरूप है। ग्रेफाइट जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यह षष्ठ फल के संरचना होते हैं। ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और ये अर्ध ठोस है। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, जोहानस केपलर ने किया ग्रहों के गति के नियम। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? क्रिप्टोलॉकर। आंसर हो जाएगा ए, रैंसमवेयर का। रैंसमवेयर का उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है। रैंसमवेयर समानता स्पैम और फिशिंग के जरिए फैलता है। क्रिप्टो रैंसम और लॉकर रैंसम वेव होते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट गुना एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है। आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा अन्य सभी शामिल है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल में निम्न सम्मिलित क्या क्या है? संतुलित पोषक पदार्थों का उपयोग द्वारा बीमारी का निदान संभव, पोषण संबंधी समस्याओं को निदान किया जाता है एवं पोषण की स्थिति का आकलन किया जाता है। पोषण पदार्थों के कुल 7 घटक है। कौन कौन? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, रफेज, प्रोटीन, खनिज लवण एवं जल होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। F बराबर फार्मूला होता है G m1m2/r² होता है। m1 m2 दो पिंडों का द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। यह प्रकृति का सबसे क्षीण बल है। यह न्यूनतम दूरी तथा अनंत दूरी दोनों के बीच कार्य करता है। चलिए बेन आरेख चुनना है धनिया, मसाले और दालचीनी का। तो धनिया और दालचीनी किस में आते हैं? मसाले में। तो ये हो जाएंगे मसाले और दोनों अलग अलग है। ये धनिया हो जाएगा और ये दालचीनी हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। उस घन का चयन करें जो दी गई सीट अनफोल्ड बॉक्स को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है। स्टार के अपोजिट क्यू आर होगा, क्यू के अपोजिट हैश होगा और एक्स का अपोजिट ए होगा। अब हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो किसी भी पासे में उसका विपरीत फलक कभी भी संगत फलक नहीं होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। सुरेश दक्षिण पश्चिम दिशा के सम्मुख है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, उत्तर पश्चिम है। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? इसे निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले तो 2000 वर्ष प्लस 19 वर्ष प्लस 2 माह अब प्लस 21 दिन को हमें देखना होगा। 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमारे पास कितना आ जा रहा है? तो ये 0 आ जा रहा है। 19 वर्षों में विषम दिनों का 19 + 4 बटा कितना हो जाएगा? 7 बराबर 2 हो जा रहा है। 2 माह में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जा रही है? तो 3 + 1 बराबर 4 हो जा रहा है। और 21 दिनों में विषम संख्या की संख्या कितना हो जा रहा है? 0। 7 × 21 0। अब वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है तो 21 मार्च 2020 तक विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कितना? 2 + कितना? 4। 2 + 4 बराबर 6 हो जाएगा। और 6 का कोडिंग किसका है? तो वो कोडिंग है हम लोग को शनिवार की। जैसा कि हम लोग कोडिंग जानते हैं रविवार से शुरू होता है। रविवार को हम 0 मानते हैं और ये जाता है कहाँ तक? शनिवार तक। और शनिवार को मानते हैं 6। आंसर हमारे पास आ जाएगा शनिवार डी। एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। एक वाले पृष्ठ के विपरीत क्या हो गए? आइए देखते हैं। यहाँ 2 2 सेम है तो देखते हैं। 2 5 4 2 3 6 बच गया यहाँ पर कौन सा? तो 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली से है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार है। 6 - 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि 11 - 2 करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 9, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81। 20 - 2 के स्क्वायर करेंगे तो 18, 18 के स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सीरीज जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 324। आंसर ए हो जाएगा। पी क्यू की बहन है, आर की माँ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 8 दोस्त हैं जो एक मीटिंग के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। पी भी की ओर दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, क्यू दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। भी और पी के बीच बैठा है, तो आर क्यू या टी के बगल में नहीं बैठा है। भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है ये बताना है। तो यहाँ पर जो हम अरेंजमेंट करेंगे इस तरह के सर्किल में, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर पी, यहाँ पर यू, यहाँ पर भी, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी और यहाँ पर क्यू हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा ए आर। श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा, तो डी + 1 ई हो जाएगा, ई + जी 2 हो जाएगा, जी + जे + 3 हो जाएगा और जे + एन + 4 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी एन। हाइड्रोफोबिया का जो संबंध जल से है, हीमोफोबिया का वही संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा बी, रक्त से है। ए # बी का अर्थ ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पति की बहन है। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुँह किए खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, वह किस दिशा की ओर मुँह किए था। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी, दक्षिण की तरफ मुँह किए हुए था। एक घड़ी को गुरुवार 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि वह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। तो कुल समय जो कितना हुआ है शुक्रवार 8:30 बजे साँझ तक, गुरुवार 4 बजे प्रातः से, तो वो हो जाएगा 40 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अब 3 घंटे में जो घड़ी है वो 20 सेकंड थी करता है, तो 40 घंटा 30 मिनट में कितना होगा, 270 सेकंड बढ़ेगा। 270 सेकंड बराबर हो जाएगा कितना, 4 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। तो घड़ी में दर्शाया गया अभिष्ट संख्या कितना, समय कितना हो जाएगा, तो 8:30 बजे + 4 मिनट 30 सेकंड यानी 8:34 30 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। तो इसे लिखेंगे तो किस तरह, ए डी डी ई जी आई एन, NNN यहाँ पर हो जाएगा RSTU, यानी बीच में जो हमारे पास अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वो ये हो जाएगा। क्या कि 2 2 4 6 इधर है, 2 2 4 6 इधर है। आंसर हमारे पास आ जाएगा पी। पी टी से लंबा है, क्यू से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है। इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो ये जो बन के आएगा क्यू > एस > पी > टी > यू और > आर। आंसर हो जाएगा ए। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण। स्वर्ण की प्रकृति विषैली नहीं है। स्वर्ण की परमाणु संख्या 69 होता है। यह फर्स्ट बी वर्ग का मुद्रा धातु है। इसके आघात वर्धना तथा तन्यता सर्वाधिक होती है। मुद्रा धातु वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो वो आता है Ag, Au और Cu। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, ये स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। एक स्वच्छ स्थान पर रहना है, अच्छी आर्थिक स्थिति होना चाहिए, सामाजिक समानता तथा मेलजोल की भावना रहना चाहिए, ये भी स्वास्थ्य के प्रमुख है। किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर 2 गैसों ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस से ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नांकित में से क्या होगा। तो गैसों का वितरण होता है R1/R2 = M1/M2, क्योंकि गैसों के विसरण दर प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√, गैसों का अनुभार का। अगर ए बी का अनुभार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:16 का हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, M2/M1 हो जाएगा।
M2/M1 बराबर हो जाएगा R1/R2 के होल स्क्वायर। R1 4 है और R2 1 है, के स्क्वायर करेंगे 16/1 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 16:1 M2/M1। तो M1:M2 बराबर हो जाएगा 1:16। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा यहाँ 16:1 भी है, लेकिन M2/M1 नहीं पूछ रहा है ए तथा बी के अनुभार का, यानी M1 M2 पूछ रहा है। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्मन कोल्वे। हर्मन कोल्वे जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित किया है। कोल्वे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण कार्बोनिलेशन प्रक्रिया द्वारा किया था। एसिटिक अम्ल किसका, सिरका को कहा जाता है। सही कथन को पहचानिए। आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, यह सही कथन है। शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा या कार्य का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान के केल्विन, प्रेरकत्व के हेनरी है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। दलदली फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ वातावरण में नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सी कथन सही नहीं है। तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन सही नहीं है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल रहता है। इथेनॉल को समानता अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल का इस्तेमाल आयोडीन में भी किया जाता है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मीथेन सर्वाधिक पाया जाता है। कितना? 65 से 75% तक ये पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सी, पुष्प। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। टेरिडोफाइटा सबसे पुराने संवहन तंत्र युक्त पादप है, जिनका शरीर वायवीय, परोह तंत्र तथा भूमिगत जड़ तंत्र में विभेदित होता है। इनमें बहुकोषीय प्रजनन अंग होते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि? आंसर हो जाएगा ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए लाल दिखता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? आंसर हो जाए एक ही दिशा में होता है, एक दिशकी होता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। यदि एक बार ऊर्जा अगले कोशीय स्तर में प्रवाहित हो जाती है तो वह पुनः वापस नहीं होती है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। ब्रॉडबैंड की एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के लिए किया जाता है। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महो। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? महो है। चालकता का मतलब होता है जी, और जी बराबर होता है 1/r, ओम के उल्टा महो, सीमोन्स। उस वर्णक का नाम बताएं जिनकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं। बर्नी लवक या क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है। 2 रासायनिक स्पीशीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है, जिसमें 2 एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित होते हैं। एक्स प्लस वाई पी। एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं जोड़ तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक्स, वाई तथा पी स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। पी एक यौगिक है, बिल्कुल सही है। एक्स तथा वाई तत्व है, ये भी सही है। पी का एक निश्चित संगठन है, ये भी सही। एक्स तथा वाई यौगिक है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा हमारे पास कि कौन सत्य है, तो वो डी सत्य है। कथन एवं धारणा का प्रश्न है। एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। समीकरण एक कागज़ पर हल किया गया था। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था, ये धारणा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो दोनों निहित नहीं है, क्योंकि एक्स ने चाक पे ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, क्योंकि उसे वो नहीं आता होगा। आता होगा, उसे नहीं आता होगा। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज है, कोई भी विद्यालय विभाग नहीं है, सभी विश्वविद्यालय विद्यालय है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहाँ पर ये विद्यालय हो जाएगा, यहाँ पे विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये कॉलेज हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्या है वो है विभाग। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा
सभी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, गलत है। कुछ विश्वविद्यालय विभाग हैं, ये भी गलत है। कुछ विद्यालय कॉलेज हैं, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कुछ विभाग कॉलेज हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी। कथन और कहा है सभी बाघ इंसान है, ये है जो बाघ है, सभी बाघ जो है वो इंसान है, और कोई भी इंसान जो है वो पशु नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो पशु नहीं है। क्या आंसर हमारे पास आ जा रहा है? कुछ बाघ पशु है, नहीं। कुछ इंसान बाघ है, बिल्कुल सही है। कुछ पशु इंसान है, गलत। सभी बाघ पशु है, गलत। आंसर हो जाएगा बी। आइए तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास दर्शाते हैं, कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आवेदन, परीक्षण, साक्षात्कार, जॉब ऑफर, नियुक्ति। 140 अगर अंग्रेजी शब्द को उसमें जाते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। 141 फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 142 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। सभी लोग आप इसे सोल्व कर लीजिएगा देखकर फिगर को। 143 का आंसर ए आना चाहिए आपका भी। 144 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी। 145 नंबर का कागज़ को मोड़ने पर खोलने पर कैसा दिखता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। 145 का हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा सी। 146 नंबर का प्रश्न है कि बी का मान निरूपित करिए। तो आइए देखते हैं। पहला में 7 से 21 गया है, 3 गुना किया गया है। ये 4 गुना किया गया है, ये 5 गुना किया गया है। यहाँ से 3 गुना किया गया है, ये 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 45 गुना 4 180 हो जाएगा। और फिर 180 और ये कितना करें 5 गुना, तो ये 900 हो जाएगा। यानी हमारे पास कह रहा है बी के जगह पर, तो आंसर हो जाएगा सी। 100 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ए हो जाएगा 22। चिन्हों को व्यंजक के मान पर रखना है, तो आइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? वो हो जाएगा डी 6, 8। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्या को आपस में बदलना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी 28 और 35। 150 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। यह था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।